आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटिश कला के दो दिग्गज टर्नर और कांस्टेबल की उस दिलचस्प प्रतिद्वंदिता को फिर से सामने लाया गया है जिसने 18वीं और 19वीं सदी की पेंटिंग को नई दिशा दी। अखबार कहना चाहता है कि आमतौर पर टर्नर को बेहद साहसी और चमकदार कलाकार माना जाता है, जबकि कांस्टेबल को सुंदर लेकिन थोड़ा पुराने ढंग का समझ लिया जाता है। लेकिन टेड ब्रिटेन की नई प्रदर्शनी दोनों को एक साथ रखकर ये साबित करती है कि कांस्टेबल उतने ही क्रांतिकारी थे, बस अलग तरीके से। संपादकीय समझाता है कि टर्नर के पास भाप के जहाज, संसद भवन की आग, तूफानी समुद्री दृश्य जैसे नाटकीय विषय थे जिनकी वजह से वो हमेशा ज्यादा चमके। वहीं कांस्टेबल ने गांव, खेतों, मजदूरों और साधारण जिंदगी को अपनी कला का केंद्र बनाया, जो उस दौर में बेहद अलग और नया था। जब बड़े कलाकार प्राचीन मिथकों और शाही कथाओं पर चित्र बनाते थे, तब कांस्टेबल का कहना था कि कला हर झाड़ी और हर पगडंडी में छुपी है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी भी कला बनने लायक है। अखबार कहता है ये बात उतनी ही क्रांतिकारी थी जितनी वर्ड्सवर्थ की कविता ये कहती थी कि काव्य का विषय साधारण लोगों की जिंदगी हो सकती है। लेख ये भी बताता है कि इन दोनों कलाकारों का असर आज तक जारी है। किसी दौर में टर्नर की एक पेंटिंग को दास व्यापार पर कड़ी टिप्पणी के रूप में पढ़ा गया, तो कांस्टेबल की मशहूर हे वेन को 1980 के दशक में परमाणु हथियारों के विरोध का प्रतीक बना दिया गया। यानी इनकी कला हर युग में नए अर्थ पैदा करती रहती है। आधुनिक कलाकार भी जलवायु संकट, असमानता, युद्ध और बदलाव की बेचैनी को दिखाते समय इन दोनों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अखबार का अंतिम और सबसे अहम संदेश ये है कि क्लाइमेट चेंज आज इन दोनों कलाकारों के काम को नई तात्कालिकता देता है। टर्नर के तूफान, धुएं और बिखरते तट हों या कांस्टेबल के बदलते ग्रामीण दृश्य, इनमें उस दौर की उथल-पुथल दर्ज है और यही उथल-पुथल आज हमारे समय की पहचान भी है। दोनों को साथ देखने से समझ आता है कि कला सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि अपने समय का दस्तावेज भी होती है। और यही वजह है कि टर्नर और कांस्टेबल आज भी हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करते हैं। लेट्स माइक। आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बीबीसी की मौजूदा भारी उथल-पुथल के पीछे छिपी असली कहानी को सामने लाया गया है। लेख कहना चाहता है ये संकट किसी एक गलती या किसी एक प्रसारण की वजह से नहीं आया। इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं और इस पूरी गड़बड़ी के केंद्र में एक ही शख्स बार-बार दिखाई देता है, रॉबी गिब। अखबार का तर्क है कि गिब ने वर्षों तक बीबीसी की राजनीतिक कवरेज को एक खास राजनीतिक दिशा में मोड़ा। कभी बीबीसी के अंदर रहकर, कभी सीधे कंजर्वेटिव सरकार में जाकर। एक तरह से वो पर्दे के पीछे बैठकर ब्रिटिश राजनीति और बीबीसी दोनों को अपनी आइडियोलॉजिकल सोच के हिसाब से चलाते रहे। लेख बताता है कि गिब का असर ऐसा था कि वो जहां भी गए, बीबीसी में हो या प्रधानमंत्री के दफ्तर में, उनका मुख्य एजेंडा यही रहा कि बीबीसी बहुत ज्यादा उदारवादी है और उसे सही दिशा में लाना उनका मिशन है। लेकिन ऐसा करते करते इम्पार्शलिटी की रक्षा नहीं हुई, बल्कि उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। उदाहरणों के जरिए लेख बताता है कि गिब कैसे कवरेज रोकते थे, एक्सेस तय करते थे और कुछ मुद्दों को दबाते थे। ब्रेजिट से लेकर गाजा तक, चैनल 4 की रिपोर्टिंग पर लगाए गए प्रतिबंध, विंडरश स्कैंडल से जुड़ी नाराजगी और बीबीसी पत्रकारों पर फोन कॉल्स के जरिए दबाव, ये सब दिखाते हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ सलाहकार की नहीं, बल्कि नियंत्रण वाली थी। अल जजीरा का तर्क ये भी है कि गाजा पर रिपोर्टिंग के मामले में उनका असर सबसे साफ दिखा। अस्पतालों पर हमलों और डॉक्टरों की मौत पर बनी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने रोक दी, बार बार टाली और बाद में सिर्फ
3 मिनट के क्लिप्स तक सीमित कर दी, जबकि वही फिल्म चैनल 4 और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ने बिना किसी आपत्ति के चला दी। लेख कहता है कि बोर्ड के भीतर से, खासकर गिब के प्रभाव से, बीबीसी की नेतृत्व टीम लगातार दबाव में थी और यही दबाव अब एक बड़े संकट में बदल चुका है। अंत में लेख ये संदेश देता है कि बीबीसी का आज का पतन किसी एक एडिटिंग गलती का नतीजा नहीं, बल्कि उस छिपी हुई राजनीति का असर है जिसने धीरे धीरे संस्थान की विश्वसनीयता को खोखला कर दिया। गिब का दावा था कि वो इम्पार्शियलिटी बचाने आए हैं, लेकिन अखबार कहता है इसी कोशिश ने बीबीसी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसकी निष्पक्षता, नेतृत्व और साख तीनों कटघरे में हैं। द वायर में प्रकाशित लेख में सुप्रीम कोर्ट की उस बड़ी बहस को सामने रखा गया है जिसमें अदालत ऑनलाइन दुनिया के लिए एक नई, सख्त और जिम्मेदार व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दे रही है। लेख का मूल संदेश ये है, इंटरनेट अब हर किसी के हाथ में है, लेकिन इसे संभालने का सिस्टम उतना मजबूत नहीं है और अदालत को लग रहा है ये ढीलापन समाज, युवाओं और लोकतांत्रिक माहौल तीनों के लिए खतरा बन सकता है। लेख बताता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी गाली गलौज या अश्लीलता की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक और गहरी चिंता सामने रख रहा है, राष्ट्र विरोधी और भड़काऊ कंटेंट। जस्टिस बागची खुलकर पूछते हैं, क्या सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन यानी प्लेटफॉर्म खुद देख ले अब काफी नहीं है? क्योंकि आज की समस्या ये है कि एक वीडियो पोस्ट हुआ नहीं कि मिनटों में वायरल। जब तक शिकायत सुनी जाए तब तक नुकसान हो चुका होता है। द वायर समझाता है कि अदालत की सोच दो तरफा है, एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा। इसलिए कोर्ट ने कहा, ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त संस्था बने जो तय करे कि क्या चलेगा और क्या सीमा रेखा के बाहर जाएगा। अदालत इसे रोका टोकी नहीं बल्कि छलनी यानी फिल्टर बता रही है। लेख ये भी दिखाता है कि सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म की पुरानी व्यवस्था कितनी कमजोर साबित हो रही है। ओटीटी और मीडिया संस्थानों के अपने सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, लेकिन जब कोर्ट ने पूछा क्या किसी बड़े मामले में कार्रवाई हुई है, तो जवाब लगभग ना था। अदालत का संदेश साफ है, यदि संस्थाएं खुद ईमानदारी से मॉडरेशन नहीं करेंगी तो बाहरी तंत्र की जरूरत पड़ेगी। एक और बड़े मुद्दे पर द वायर ध्यान दिलाता है, उम्र की जांच यानी अडल्ट कंटेंट शुरू होने से पहले आधार पैन से एज वेरिफिकेशन। कोर्ट का तर्क है कि एक लाइन की चेतावनी काम नहीं करती, बच्चे बिना सोचे समझे क्लिक कर लेते हैं। लेकिन लेख ये भी बताता है इससे निजता पर असर की चिंता भी है, इसलिए बहस अभी आगे बढ़ेगी। लेख का पूरा भाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट को बेकाबू मैदान की तरह नहीं चलने देना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी आश्वासन देता है कि नए नियम अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का औजार नहीं बनने चाहिए। अदालत भी समझती है कि एंटी नेशनल जैसे शब्द अस्पष्ट और खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए वो कहती है नियम बनेंगे पर लागू भी परख के आधार पर होंगे। कुल मिलाकर द वायर कहना चाहता है, ऑनलाइन कंटेंट पर कानून और निगरानी की जरूरत तो अब साफ है, लेकिन इसमें नाजुक संतुलन चाहिए, आजादी भी बचे और समाज भी सुरक्षित रहे। यही वो मुश्किल रास्ता है जिसे तय करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.